बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुपम सोशल एरिना में। आज के डिस्कशन के लिए एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हमने चूज़ किया है एंड द टॉपिक इज़ पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि बहुत सी यूरोपियन कंपनीज़ यहाँ पे आई थी ट्रेड करने के नाम पे, और उनमें से ये भी हम लोगों को पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत ही पावरफुल थी एंड फाइनली कुछ दिनों के बाद में उन्होंने इंडियन जो टेरिटरी थी उसको कैप्चर कर लिया था एंड दे हैव स्टार्टेड टू रूल ओवर इंडिया। ओके, अब होता क्या था कि एकदम तो कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, इंडिया में भी क्या था, बहुत सारे किंगडम थे, स्टेट्स थे जहाँ पे किंग्स रूल कर रहे थे। तो उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इंडिया की टेरिटरी को कैप्चर किया कि फर्स्ट फेज में यहाँ के लोगों को रियलाइज भी ना हो पाए। ठीक है, तो उनमें से एक पॉलिसी थी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि। मतलब हम आपसे एक संधि कर रहे हैं, एक सहायक संधि कर रहे हैं जिसमें कुछ प्रोविजंस होंगे एंड हम दोनों उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको क्या है ये पॉलिसी। दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेज़ली। ठीक है, एंड लॉर्ड बेलेज़ली का टेन्योर यहाँ पे रहता है फ्रॉम 1798 टू 1805। लॉर्ड बेलेज़ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इस पॉलिसी को। और अगर देखा जाए तो दिस पॉलिसी वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स होते हैं, उन्होंने एक रिंग फेंस पॉलिसी को पहले इंट्रोड्यूस किया था। उसका मतलब क्या था कि उन्होंने बफर जो स्टेट्स थे उनको क्रिएट किया था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके प्रोटेक्शन में चारों तरफ बफर स्टेट्स को क्रिएट कर दिया था कि भाई कोई अगर बाहरी अटैक होता है या ऐसा कुछ होता है तो भाई जो है उसको फेस कौन करेगा, इंडियंस फेस करेंगे और इंडियन स्टेट फेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वंस स्टेट साइंड दिस ट्रीटी इट बिकेम अ सब्सिडरी और डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। एक बार किसी स्टेट ने इस ट्रीटी को साइन कर लिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, तो वो स्टेट क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा। ओके, कैसे डिपेंड होगा, व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द स्टेजेस विच वर गिवन इन दिस पॉलिसी। ओके, पहले देखते हैं पहला क्या है। कंपनीज आर्मी विल बी प्लेस्ड इन द कैपिटल ऑफ सिग्नेटरी स्टेट अंडर एन इंग्लिश रीजेंट। जो स्टेट इस पॉलिसी को साइन करेगा इनके साथ में, उस स्टेट की कैपिटल में, हम बोल रहे हैं पूरे स्टेट में, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी डिप्लॉय कर दी जाएगी और उनका एक अधिकारी वहां पे रहेगा। ठीक है, मेन तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर वुड बी मेंटेन्ड बाय स्टेट। जो भी आर्मी को सैलरी देना या जो उनके ऊपर खर्चा आएगा, ठीक है, दैट वुड बी मेंटेन्ड बाय स्टेट। ठीक है, अब होता क्या था कि भाई राजा बोलता था कि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, हम इनको कैसे सैलरी दे पाएंगे या जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट वगैरह दे पाएंगे। तो वो लोग बोलते थे कि ठीक है, तुम अपनी जमीनें जो है वो हमें देते जाओ और हम आपको पैसा देते जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से बहुत ही चालाकी से जो है किंगडम्स को अपने अंडर में लेना, उनकी टेरिटरी को भी ले लेना और बाद में धीरे धीरे उनको पूरी तरह से अपने अंडर में ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनीज आर्मी विल प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। मतलब उनको बोला गया कि भैया आपके खुद में पंगे होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन पॉलिसी चल रही थी कि एक राजा होता था वो दूसरे राजा पे अटैक करता था कि उसकी टेरिटरी को हम कैप्चर कर लें। ठीक है, विस्तारवादी नीति जिसे बोलते हैं वो उस समय हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि एक तो हम आपको इंटरनल अटैक से बचाएंगे, दूसरा एक्सटर्नल अटैक से भी बचाएंगे। ठीक है, हमारी आर्मी आपको जो है प्रोटेक्ट करेगी हर तरीके से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी विल टेक ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। मतलब इसमें क्या था, मेन जो पॉइंट था कि जो भी सॉवरेनिटी है स्टेट की, ठीक है, वो किसके पास चली जाएगी, कंपनी के पास में चली जाएगी। ठीक है, मतलब आपके डिफेंस के मुद्दे, आपके कम्युनिकेशन के मुद्दे, ठीक है, आप किसके साथ में ट्रेड करेंगे, आपके यहाँ पे कौन से ऑफिशियल्स रहेंगे, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी। ठीक है, डिफेंस को भी वही करेंगे, आपके यहाँ कौन से ऑफिसर रहेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि राजाओं के यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट या कुछ पोस्ट पे फ्रेंच भी रहते थे, फ्रेंच ऑफिसर या दूसरे जो यूरोपियंस आए हुए थे उनके ऑफिसर्स भी रहते थे, तो उन सबको हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ब्रिटिशर्स ही वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। आपको जो भी
ट्रेड से रिलेटेड जो भी डील होंगी वो भी ब्रिटिशर्स के साथ में करनी पड़ेगी, मतलब सब कुछ ब्रिटेन के साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में करना पड़ेगा। एंड ऑल दीज इशूज विल बी डिसाइडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ये मेन जो स्टेजेस हैं, पॉइंट्स हैं, ये हो जाते हैं। व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसको इंट्रोड्यूस किया क्यों था? थोड़ा डर रहे थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1799 में फर्स्ट कॉन्सुल फ्रांस में क्या है, नेपोलियन, वो क्या कर रहा था, वो भी अनेक्सेशन उसका भी वो भी कर रहा था, मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स थे वहां पे उनको अपने अंडर में ले रहा था। तो एंड जो है उसके डर से उनको लग रहा था यहाँ पे जो टीपू सुल्तान था इंडिया में, वो दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो नेपोलियन था और टीपू सुल्तान था वो बहुत ज्यादा क्लोज थे। टीपू सुल्तान उसको ऑलरेडी इनवाइट कर चुका था कि भैया आप आइए इंडिया में, मोस्ट वेलकम इन इंडिया। तो नेपोलियन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, उसने वो भी सोच रखा था, उसका भी मैसेज था कि मैं इंडिया में बहुत ही जल्दी आऊँगा। तो इससे क्या थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनको थोड़ा डर था कि कहीं नेपोलियन ना यहाँ पे आ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसमें कि इन्होंने ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया एंड जो है इंश्योर करवाया स्टेट्स को कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर में सबसे पहले जो है एनेक्सेशन किया गया था वो अवध रीजन का किया गया था। बहुत सारे रीजन थे, जैसे आप देख सकते हैं ग्वालियर जो सिंधियास के अंडर में था, हैदराबाद होता है, ठीक है, गायकवाड़ वाला रीजन है, मराठास हैं, बहुत सारे जो राजपूत्स होते हैं जो राजस्थान में रूल कर रहे होते हैं, तो उनकी सबकी टेरिटरी को इस पॉलिसी के अंडर में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेती है, अपने अंडर में ले लेती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और है जो टूल है या पॉलिसी हम बोल सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, तो उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।